अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम आबिद अंदलीब है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त साजिशों का माहौल गर्म है। बैरूनी क़ुव्वतें पाकिस्तान में ही 5th और 4th जनरेशन वार के ज़रिए एक हंगामा बपा करने की कोशिश में हैं और दिन रात उसमें मगन हैं। जब भी आप इस बात को देखना चाहें तो एक बड़ी वाज़ेह सी इसकी सूरत बनती है जब भी कोई इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान में या पाकिस्तानी फ़ौज में या पाकिस्तानी जो बड़े मोतबर इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ की कोई भी आवाज़ उसको पजीराई दे, तो इसकी वाज़ेह सी ये बात समझ आ जाती है कि इसका मकसद क्या है और किस तरह से पाकिस्तान को जो है ये टोटल डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाया जा रहा है। तो इसीलिए आज हम इस्तिफ़ादा करने की कोशिश करेंगे, आपके उन सवालों का जवाब देंगे कि क्या 4th जनरेशन वार है क्या और इसके खदोखाल क्या, ये किस तरह पाकिस्तान के हर तबके को मुतासर कर रही है। बहुत शुक्रिया सर। सर आप बताइएगा इस वक्त क्या साजिशें हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंटरनेशनली, क्या माहौल गर्म है और उसका पाकिस्तान का हर तबका किस तरह से उसका शिकार हो रहा है? देखें, ये जिस चीज़ का आपने जिक्र किया है 4th जनरेशन वारफेयर, बल्कि अब ये 5th जनरेशन में भी जा चुकी है। ये वो वारफेयर है जो खुलेआम नहीं की जाती, जिसको आप रवायती जंग कहते हैं। और रवायती जंग से मुराद तो ये होता है ना कि हमारे इर्द गिर्द सरहदें हैं, बॉर्डर हैं और उन सरहदों के उस पार हमें मालूम होता है कि जो लोग बैठे हुए हैं हमारे दोस्त हैं या दुश्मन हैं। मसलन बड़ी सीधी सी मिसाल है कि हमारी जो मशरकी सरहद है उसके उस पार हिंदुस्तान है, अज़ली दुश्मन है हमारा, हमें मालूम है कि वो दुश्मन है। और एक तरफ हमारी सरहद है जिसमें हमारे दोस्त ममालिक भी हैं, ठीक है, वक्ती तौर पर उनके साथ हमारी रंजिशें हो सकती हैं, यानी अफ़गानिस्तान है, दूसरी तरफ ईरान है, फिर दूर अगर आप देखें तो चीन भी है, बहुत बड़ा दोस्त है। हमें मालूम है कि उन सरहदों के उस पार कौन है और हमें ये भी मालूम है कि मशरकी सरहद के उस पार जो है वो हमारा अज़ली दुश्मन है। तो जो दुश्मन तयशुदा हैं उनके ख़िलाफ़ जंग लड़ना इसलिए आसान होता है कि हमें मालूम है कि सरहद के उस पार हमारे ख़िलाफ़ नफ़रत भी है, हमारे ख़िलाफ़ साजिश भी है, हमारे ख़िलाफ़ मनसूबाबंदी भी है, लिहाजा हम उसकी तैयारी करते हैं। पर अब दूसरी तरफ अगर आप ये देखें, जिसको हम 4th या 5th जनरेशन वारफेयर की बात करते हैं, जिसको आप हाइब्रिड वारफेयर कहते हैं, नॉन कन्वेंशनल वारफेयर, गैर रवायती जंग आप जैसे आप इसको कहते हैं। मकसद ये है कि ये वो लोग हैं जो दुश्मन की सूरत में आपके अंदर मौजूद है और ये हमेशा से एक बहुत ही जो है मुश्किल काम है। जैसे इनको आइडेंटिफाई करना, फिर ये ढूंढना कि वाकई आप चेहरे में मेरे साथ बैठे हैं, मुझे तो पहले तो ये देखना है कि आप मेरे दोस्त हैं या दुश्मन हैं। बिल्कुल। अब इस मुल्क में 22 करोड़ अवाम हैं, अगर हमें यही ना पता चले कि अंदर कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, किस तरह से उसकी नजरियाती सरहदों को खोखला कर रहा है और क्या और फिर हमारे अंदर वो हमें किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके कनेक्शन है दुनिया में उन लोगों के साथ जो हमारे दुश्मन हैं। बिल्कुल। हमारे दुश्मन जो हैं वो भी तकरीबन हमें मालूम है, सबसे ऊपर अमेरिका है, उसके बाद फिर इसराइल है, उसके बाद फिर हमारा मशरकी दुश्मन जो बैठा हुआ है यहाँ पे, मगर वो दुश्मन हमसे दूर हैं तो दूर फासले के एतबार से, मगर हमारे ख़िलाफ़ वो वहाँ बैठे हुए मनसूबाबंदी भी कर रहे हैं और उन्होंने ऐसे दोस्त, ऐसे दुश्मन हमारे अंदर पाल रखे हैं जो हमें नज़र नहीं आते, मगर हमारे ख़िलाफ़ उनका एजेंडा, जिसको आप प्रॉक्सी वॉर कहते हैं, बिल्कुल, उनका एजेंडा आगे बढ़ाते हुए हमारे ख़िलाफ़ मुकम्मल तौर पर दुश्मन का किरदार अदा कर रहे हैं। ये है फ़र्क दोनों में। तो इसलिए ये जो लोग हमें नज़र नहीं आते और हमें नुकसान दे रहे हैं, हमारे इस्लाम की तारीख़ भी आप देख लें ना, ये मुनाफिक लोग जो हैं ये कौन हैं? जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठते थे और तारीफ़ें करते थे, नमाज पढ़ते थे, सब कुछ करते थे और पीछे जाके अपनी हरकतें शुरू कर देते। सर ये तो हो गया, हमने ज़रबे अज़ब किया, बड़े सक्सेसफुल ऑपरेशन किए, आर्मी ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, वो एक टारगेट सामने नज़र आता था, आइडेंटिफाई करके उसको क्लीन करना बड़ा आसान काम था। ये एक इतना कम्प्लेक्स है, आप समझते हैं कि इस जो आपकी हमारी जो नेशन इसका शिकार हो रही है, जो तलबा इसके शिकार हो रहे हैं, जो दूसरे तबकात इसके शिकार हो रहे हैं, रियासत के पास इतनी सलाहियत है कि उसको रिवर्ट करे या उसका कोई ऐसा मंसूबा बनाए कि उससे निमटा जा सके। रियासत उससे निमटने की अहलियत रखती है और ये सिर्फ एक फ़ौजी के बस में है, ये तो सारी पूरी रियासत का काम नहीं बन जाता कि इस तरह के अनासर से निपटा जाए और उनको आइडेंटिफाई किया जाए। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखें, ये हमारी सोच गलत है। हमारी जो सोच है और जो हमारा नज़रिया है वो हम एक गलत तरीके से इसको अप्रोच करते हैं और इस वजह से यही वजह है कि जिसके तहत दहशतगर्दी उसका मुकम्मल तौर पर हम हल नहीं कर पा रहे। आप इसकी मिसाल यूँ ले लीजिए कि जैसे अमेरिका अफ़गानिस्तान में आया था
और वो दहशत गर्दी ख़त्म करने आया था ना। बिल्कुल। तो 15 साल से भी ज़्यादा वो वहाँ बैठा रहा। दुनिया की कौन सी कुव्वत, हवाई ले लें, ज़मीनी ले लें, जो उसके पास नहीं थी, बिल्कुल, मगर उसके बावजूद क्या वो दहशत गर्दी ख़त्म कर सका? ख़त्म नहीं बल्कि बढ़ा गया। अब तो पूरी दुनिया में फैल गई। कौन सा मुल्क है जहाँ हर चौथे रोज़ आपको एक नया दहशत गर्दी का वाक़या नज़र नहीं आता? ये न्यूजीलैंड में क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, जर्मनी में क्या हुआ, यानी हर मुल्क में अब ये दहशत गर्द फैल चुके हैं। क्या वजह है कि दहशत गर्दी कम होने की बजाय फैल गई? बिल्कुल। इसका मतलब कि सही तरह से दहशत गर्दी को टैकल नहीं किया गया, रूट आउट नहीं किया गया, उसकी सोच बचार नहीं की गई। दहशत गर्दी का ताल्लुक आपकी जहनीत से है, असल जहनीत है जहां उसकी जड़ है। तो ये ताकत के ज़रिए दहशत गर्दी ख़त्म करना एक गलत सोच है। लेकिन सर वो जो जहनीत है, जहनीत हमें मीडिया से भी मिल रही है, बहुत सारे मीडिया उनकी बात कर रहे हैं, उस जहनीत को कबूल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जहनीत हमें सोशल कंस्ट्रक्ट से भी मिल रही है, वो जहनीत हमें अपने कहीं कहीं निसाब से भी मिल रही है, वो जहनीत हमें अपने कहीं कहीं मदरसों से भी मिल रही है। अब ये एक मल्टी फेसेटेड वार जब शुरू हो जाती है तो फिर मैं अपने दोबारा उसी सवाल की तरफ जाऊँगा कि सिर्फ एक फ़ौज का इदारा इसको कैसे टैकल करेगा? फ़ौज चलें मैनेज कर सकती है किसी हाइब्रिड इसको, कन्वेंशनल वार को। ये नॉन कन्वेंशनल वार है जो साइकोलॉजिकली टेक किया जाता है इदारों में स्टूडेंट्स को, उसकी मुख्तलिफ शक्लें। तो इससे रियासत अब कैसे निपटे? ये दिन ब दिन एक चैलेंज बनता जा रहा है और आज तो बहुत सारी सियासी जमातें जो हैं, पार्लिमानी सियासी जमातें, इन अनासर को सपोर्ट करने लग गई हैं। देखें, आपके सवाल ही में जवाब इसका पिन्हा है, मैं उसकी तरफ अब आता हूँ। जब आप इन सारी चीज़ों का जिक्र करते हैं, यानी आप ये समझते हैं कि ये दहशत गर्दी कैसे फैल रही है, कि हमारे अंदर ही ऐसे लोग हैं, कुछ सियासी जमातें हैं, कुछ बाहर की कुव्वतें हैं, कुछ ऐसे अनासर हैं जो दहशत गर्दी को यहाँ भड़का रहे हैं, और हमारी ख़ासकर जो यूथ है, जो हमारी नौजवान नस्ल है आने वाली, वो इन सारी चीज़ों से वाकिफ़ नहीं है, लिहाजा उन्हें काबू करना आसान है। फिर हमारे निसाब में ऐसी चीज़ें डाल दी गई, पढ़ने लिखने के बारे में। फिर मीडिया है, मीडिया के अंदर ऐसी बातें उन लोगों की जाती हैं जिन्होंने इनके साथ ताल्लुक़ जोड़ा हुआ है, जिसको हम कहते हैं कि जी मीडिया के ज़रिए भी जो जंग है, इसको फैलाई जारी है। और फिर हम कहते हैं कि ये मीडिया का क्या पहलू है कि जिसके अंदर वो मुल्क दुश्मनी की बातें करते हैं। क्या वो इस चीज़ को समझते नहीं? असल में कुछ लोग तो जानबूझ के उनके साथ मिले हुए हैं और उसके पीछे ये पैसे की हवस है, लालच है, और उनके एजेंडा कुछ हो रहे हैं, इनको पैसा चाहिए। बिल्कुल, इनको पैसा चाहिए, वो पैसा लगाते हैं। इसीलिए आपको याद होगा कुछ देर पहले आर्मी चीफ जो है, उन्होंने वो इकोनॉमिक फोरम जो कराची में था, उसके अंदर क्या बात की थी, जिसके ऊपर बड़ी जो है वो शोर शराबा भी हुआ कि जनाब ये आर्मी चीफ हैं, ये इकोनॉमी की बात कैसे कर रहे हैं। उन्होंने तो बड़ी सिंपल सी बात की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, बड़ा कि ये जो आर्मी के DG ISPR हैं, ये तो सियासतदानों का काम था, ये जी जमहूरियत है। यानी हमारे लोगों में एक ऐसी वबा फैला दी गई कि ये तो काम आपका है, ये आर्मी कौन होती है। सब बाहर की कुव्वतों को मालूम है कि पाकिस्तान की अफवाज जो हैं वो माशाल्लाह मोतबर इदारा है और मोतबर इदारा है, मोतबर इदारा है। कल के खिलाफ सेंटीमेंट इकट्ठा करना, कल TV प्रोग्राम्स में, कल का दिन ऐसा था कि 4 मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बैठा और मैंने यही बात की, तकरीबन रिपीट किया इस बात को कि ये बार बार सवाल किया जा रहा था कि क्या DG ISPR को बिलावल जो हैं PPP के जो चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से ये सवाल बार बार आ रहा था कि जी ये तो आप अपने आप को ख़राब कर रहे हैं, जमहूरियत लेके आते हैं इदारों में। आप जो हैं जनाब के ये DG ISPR के ज़ुबान से आप सियासी बयानात दिलवाते हैं। क्या आपके पास वज़ीर इत्तलात नहीं है? क्या आपके पास इंटीरियर मिनिस्टर नहीं है? क्या फॉरेन मिनिस्टर? देखिए ये सारे डायलॉग हैं। उसका जवाब मैंने एक ही दिया था कि अगर ये सब आप काबिल एतबार होते तो लोग आप पे यकीन ना करते। बिल्कुल। मसलन पाकिस्तान में सैलाब हो तो फ़ौज है, हर एतबार, कहत आ जाए तो फ़ौज है, मरदमशुमारी हो तो फ़ौज के बगैर उस पर एतमाद नहीं है। बिल्कुल। इलेक्शन हो तो फौजी ना खड़ा हो तो इलेक्शन पे एतबार नहीं है। कोई भी GIT बने तो उसके अंदर फौज डालो, बिल्कुल, वरना हम उसके नताइज पे यकीन नहीं करते। आवाम को फौज के खिलाफ खड़ा करना सियासी जमातों को, ये भी उसी जंग का हिस्सा है। ये सियासी जमातें जो इसमें शामिल होती हैं, ये बाहर के मुल्कों की बिना पर शामिल होती हैं, वो इनको खड़ा करते हैं और इनको बाकायदा इनामात दिए जाते हैं। अब फैसला कौन जंग है? मैं समझता हूँ कि ये जंग जो है, मैं ये समझता हूँ कि फैसले का वक्त आ चुका। पाकिस्तान बहुत नुकसान उठा चुका है और ये 70 साल हमारे जो हैं इन चीज़ों से भरे हुए हैं और उसमें सब ने गलतियाँ की हैं।
अब हर ये बड़ी बात है सर, बिल्कुल। ये बात है ना कि सबने बड़ी गलतियां की बात है। हैं। मैं उसके अंदर फौज को भी शामिल करता हूं, मैं उसके अंदर सियासी जमातों को भी शामिल करता हूं, मैं उसके अंदर अवाम को भी शामिल करता हूं। जब मैं कहता हूं कि गलतियां सबने की हैं, देखिए इंसान का बड़ापन इसी में है कि पहले मानो कि हाँ मुझसे गलती हुई, और मुल्क की बका और फिर मुल्क की बका का मामला है कि अगर मुझसे कोई गलती हुई, मैं अपने गिरेबान में झांकूं और मानूं कि मैंने गलती की। अब जब आप मानेंगे ही नहीं मुझसे गलती हुई, तो उसका तदारुक कैसे होगा? बिल्कुल। तो इन चीज़ों को अगर आपने मान लिया, तो फिर अब उसकी आप सिमत ठीक करने के लिए, उसका तदारक करने के लिए मनसूबाबंदी भी आप कर रहे हैं, और सबके सामने खुल कर आके आप बात कर रहे हैं। अब कल जो DGISPR ने बातें की, वो तो शवाहद के साथ उसने बातें कर दी PTM के बारे में कि PTM पे अगर वो शवाहद, जो रियासत है ये, तो रियासत को चाहिए कि इदारे मौजूद हैं जो उनको मीडिया के जरिए इनका ट्रायल न किया जाए, बल्कि उनके खिलाफ केसेस बनाए जाए। नहीं, ट्रायल नहीं किया उन्होंने। ये बात रद्दमल आ रहा है कि उनको चाहिए था कि वो इनको इदारों में लेके जाएं, कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाएं। उन्होंने सिर्फ कॉन्फिडेंस में लिया है सबको कि ये जो इस वक्त झूठे और बेबुनियाद किस्म के इल्जामात चल रहे हैं, उसकी हकीकत हम आपको बता दें पहले, क्योंकि ISI ऐसा इदारा है कि उसके ऊपर इत्मीद है दुनिया में। ISI का एक नाम है। कल मैंने यही जवाब दिया कि अगर ISI को आप ना बिठाते और आप जो पॉलिटिशियंस हैं, बड़ी बड़ी आप सियासी कुव्वतें हैं, आप बात करती, लोग कहते जी ये भी तो सियासी मामला है, एक पार्टी दूसरी पार्टी पर सब कर लेने की कोशिश कर रही, तो ये PTM का केस खराब हो जाता। आज कोई ये नहीं कहेगा, जो ISI ने आपको बातें की हैं, लोगों को यकीन है कि इनके पास सबूत हैं। जब उसने कहा कि ये सबूत हैं, अब लोग इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि इनके खिलाफ अब कार्रवाई करो। वो कन्विंस हो गए हैं। कार्रवाई की मेरे मुताबिक कार्रवाई सबसे पहले कानूनी कार्रवाई, जैसे DGISPR ने कहा। अगर देखिए, अगर वो चाहते तो स्ट्रेट वे लॉन्च करते ऑपरेशन, जैसे हमने TTP के खिलाफ किया था। तो क्या वो नहीं कर सकते? वो इनको उठा सकते, फिर वो एक नया मामला शुरू हो जाता। उसका एक रद्दमल आएगा, तो उसका एक रद्दमल। सबसे पहले उन्होंने दुनिया के सामने इनका कट्टा चटा कोला बताया। अब इसके बाद मैं समझता हूँ कि कानूनी कार्रवाई आप देखेंगे कि अदालतों की मदद ली जाएगी। जो जो इसके अंदर लोग जिनका उन्होंने जिक्र कर दिया, उनको अदालतें बुलाएं, उनके सामने सबूत रखें, और उनके पास मुल्क की गद्दारी का जो मामला बनता है वो मुकदमा उनके ऊपर लागू किया जाए, और उनको सख्त तरीन सज़ाएँ जो दी जाती हैं इस केस में उनको दी जाएँ, ताकि वो जो आम लोग हैं PTM के अंदर, जिनको गुमराह करते हैं ये लोग बड़े बड़े ऊपर बैठकर, उनको तो जैसे MQM की हम बात करते हैं, MQM के सारे लोग तो मुजरम नहीं थे। बिल्कुल। MQM का जो एक शख्स था अल्ताफ हुसैन, वो सबसे बड़ा मुजरम, और उसने MQM का क्या हशर कर दिया, आज भी वो नहीं संभल पा रही। तो यही हाल PTM के साथ हो रहा है। पीपल्स पार्टी की जो उनके हक में बयानियाँ आता है या बातें आती हैं, और इंटरनेशनल मीडिया के साथ बड़ा कवर करता है उनको, तो इसको आप किस तरह से लिंक इनका? मैं उसको बिल्कुल इसी तनाजुर में लेता हूँ कि आपका क्या ताल्लुक़ है उनके साथ, पहले तो बताएं ना। आपने ये कैसे कह दिया कि वो जो अनवारुल हक है वो एक अच्छा बच्चा है, बहादुर बच्चा है, उसको सर्टिफिकेट दे दिया ना जरदारी साहब ने? किस बिना पर आपने दिया? आपको नहीं मालूम कितने सैकड़ों लोगों को वो कत्ल कर चुका है? और कहाँ कत्ल कर रहा था? वहीं कराची में। कराची किसका प्रोविंस है? वहाँ हुकूमत किसकी है? कितने वर्षों से? तो ये सब कुछ, और आज भी उसके ऊपर जो हाथ हल्का रखा हुआ है, उसकी क्या वजह है? क्यों उसके ऊपर हाथ हल्का है? क्यों नहीं उसका जो मंतकी अंजाम तक उसका मुकदमा हम लेकर जा रहे? अभी भी उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। तो ये बातें बड़ी वाज़ेह हैं। ये बातें अवाम को समझनी चाहिए, अवाम के शऊर में इजाफा होना चाहिए, और उन्हें पता चलना चाहिए कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। जो मेरे दुश्मन की जो तरफदारी करेगा वो मेरा दुश्मन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर आखिरी बात, इस वक्त जरदारी साहब ये कहते हैं कि इकॉनमी तब ठीक होगी जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तो आप नहीं समझते कि एक डायरेक्ट थ्रेट है ये? अपने एहतिसाब का इंतकाम जो है आवाम से और मुल्क से ले रहे हैं, ये किस हद तक चले गए ये सियासतदान? तो इसी से जाहिर होता है ना कि हम किस हद तक जालिमाना रवैया हमने अपना रखा है। हमसे मुराद जिस मुल्क से शोहरत पाई, पैसा पाया, इज्जत पाई, हूटर पाए, प्रोटोकॉल पाया, आज उस मुल्क का इतना कितना हौसला होता है ये बात कहने में कि इकॉनमी तबाह कर देंगे वरना एहतिसाब बंद कर दो। जुल्म है। जिस थाली में खाते हो उसी में सुराख करते हो, या कहते हैं जिस कश्ती में तैर रहे हो उसी में सुराख कर रहे हो, खुद भी डूबोगे। इनका भी एहतिसाब होना चाहिए। मैं कहता हूँ उन सब का एहतिसाब होना चाहिए जो इस मुल्क के खिलाफ साजिशों में मुलव्वस है। वो बड़े हों, छोटे हों, दरमियाने हों, कोई भी हो, मुल्क के खिलाफ जो साजिश करे बिल्कुल वो काबिल माफ़ी नहीं है। वो इस मुल्क का गद्दार है। अल्ताफ हुसैन को हम कब से कह रहे थे
कि गद्दार वतन है, फिर उसने जाके पनाह ले ली किसी और जगह पर। तो इससे पहले कि यहाँ से भाग जाएं, अब ये ECL और इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये देख लेना PML के लोग किस हद तक इनको जल्दी है बाहर जाने की, बीमारी के नाम पे जाओ, जैसे भी जाओ। एक भाई गया, वो आपने देखा है कैसे वो लंदन में भागा फिर रहा है, बिल्कुल बीमारी कहाँ गई, वो जो ही वहाँ के माहौल में जाते हैं सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। अब यहाँ पे भी दूसरी तरफ कोशिश है, मैं बीमारी पे ना तमस्खुर उड़ाता हूँ ना मैं तनकीद करता हूँ, मगर बात यह है कि हकीकत तो सबको पता चल जाती है ना, कि आप कह रहे हैं कि जनाब वो जो वहाँ डॉक्टर है लॉरेंस की, क्या उसका नाम, अब वो कह रहा है कि मैं पाकिस्तान आके भी इलाज नहीं करूंगा। यानी इस हद तक हमने उनको दे दी थी अपने डॉक्टर भी अपने ना वो आपके, यानी वो इनकार कर रहा है कि ना मैं आपके अस्पतालों में आऊंगा ना मैं उसका इलाज करने आऊंगा, इलाज होगा तो सिर्फ लंदन में होगा। 30 साल हुकूमत की यहाँ और एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, बिल्कुल इस काबिल अस्पताल नहीं है, या इस मुल्क को इस काबिल नहीं समझते, ना मुल्क इस काबिल है, ना उसकी आबो हवा आपको रास आती है, और ना ये इस काबिल है कि बेटे आपके दोनों बाहर बैठे हुए क्या कारोबार चल रहे हैं, दूसरे के भी दोनों बेटे अब बाहर जो हैं वो बैठे हुए हैं। तो मकसद ये है कि इनको ये रास नहीं आता, इनकी दुनिया और है, हमारी दुनिया और है। यो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, ये पूरब ये पश्चिम चकोरों की दुनिया, मेरा नील गूं आसमां बेकराना, उसका मैं नेगेटिव हद के मैं अगर देखूं, इनका वाकई वो नील गूं आसमां जो है वो उन्होंने बेकराना इस तरह बाहर बैठ के बनाया हुआ है। तो बाकी को तो ये पूरब ये पश्चिम और चकोरों की दुनिया समझते हैं, बस ये चक्कर लगाए जा रहे हैं, इनका काम है ये चारों तरफ 4 सिमतें हैं ना, इन चारों सिमतों में चक्कर लगाएंगे, इनकी ज़िंदगी यही है। हमारी ज़िंदगी कुछ और है, हमारे सामने दुनिया खुली है, और वो दुनिया खुली जो है उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं, और अपने बच्चे भी सेटल कर दिए। वो इस हकदार को देखें, वो कैसे जाके बैठ गया। वो कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, पतली सी जो किताब है, जब आप वो पढ़ें तो उसके अंदर पूरी कहानी लिखी हुई है कि किस तरह से ये जो लेंडर्स हैं, ये जो कर्जे देते हैं, ये फंसाते कैसे हैं, और जब आप उसमें फंसे, हम फंस चुके। आप देखें ना, पिछले दिनों आपको नहीं बताया गया कि कर्जे वही हैं, हम इनके सूद देने के लिए कर्जे ले रहे हैं। बिल्कुल, आप उस हालत में आ चुके, आपको उन्होंने फंसा लिया। तो इस कब निकलेंगे आप इससे बाहर? में भी एक ज़्यादा रियासत सर वीक होती जा रही है। वो इसलिए वीक हो रही है कि हम उसका सही तरह से सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे। ये 8 महीने बाद आपका जो वज़ीर ख़जाना क्यों बदला गया, कि कोई पॉलिसी नज़र नहीं आ रही। हमें अब तक पॉलिसी नज़र आनी चाहिए थी जिसके तहत हमने इस गिरदाब से निकलना है। ये क्यों नहीं नज़र आ रही? उमर असद साहब तो सालों से कह रहे हैं कि मेरे पास सारे सोल्यूशन हैं, प्लान है, तो इसलिए वो कहाँ है मनसूबाबंदी? अब इमरान जो है वो भी देख देख के थक गए, उन्हें बदलना पड़ा। आपको ऐसा बंदा चाहिए, ऐसी टीम चाहिए जो इसका एक प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल सोल्यूशन जो है वो हमारे सामने ला। हमें इसमें से निकालो। इस तब्दीली के नाम पे आपको वोट दिया था ना, बिल्कुल, और अगर आपने भी हमें नहीं निकालना तो फिर हमने आपको क्यों वोट दिया? बिल्कुल ठीक है, फिर वो लुटेरे चल रहे थे, मेरी बारी तेरी बारी। सही। तो एक तो ये हुआ कि बड़ी 2 ताकतें, जो 2 खानदान थे बड़े, जो उनका नहीं, बड़ा अच्छा हुआ, वो तो गया। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बड़ा अच्छा हुआ। हमें शुक्राने के नफल अदा करने चाहिए। मैंने ज़ाती तौर पर किए भी हैं। मैं बाहर उम्रे के लिए भी गया था, मैंने वहाँ भी अल्लाह के हुजूर बैठकर अल्लाह का शुक्राना अदा किया, अपने मुल्क के लिए दुआएं की। ये हमारा मुल्क है, हमने तो इसके लिए जान देने के लिए वर्दी पहनी थी ना, बिल्कुल, खून देने के लिए, जान देने के लिए वर्दी, और उस पर आज भी कायम है। क्या बात है सर, ठीक है जी, वर्दी उतर गई मगर दिल वहाँ मौजूद है। जिस जज्बे की खातिर इस कौम के लिए वर्दी पहनी थी, जज्बा आज भी अंदर मौजूद है, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फ़ौज में मौजूद है। क्या बात है। तो इसलिए ये इसका मजाक उड़ाते हैं और लोगों को हमारे ख़िलाफ़ मुतनफ़र करते हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़। आप अपनी औकात तो देखें, किस चीज़ पे आप मुतनफ़र करते हैं? आपने किया क्या है? एक दिन भी आप कभी बॉर्डर पे जाके रात गुजारें एक रात, फिर आपको पता चलेगा ये बॉर्डर पे लोग जो सरहदों की हिफाजत करते हैं, ये किन हालात में वहाँ होते हैं, ये किन गारों में रातें गुजारते हैं, क्या हालात होते हैं। गोलियाँ चल रही हैं, आपके ऊपर रॉकेट बरस रहे हैं, तोपें चल रही हैं, आपको नहीं पता कि कौन सी रात जो है आपकी आखिरी रात हो। आप उस ख़तरे में दिन रात बैठे हैं, और आप यहाँ बैठ के ड्राइंग रूम में इस तरह के बयान दे देते हैं। कैसे? इस मुल्क का खुदा के वास्ते को ख्याल करो। इस मुल्क में जैसे आपने कहा रह रहे हो, ये मुल्क है तो हम हैं। वो कायद जो हमें ये मुल्क दे गया, वो इसलिए दे गया था कि इसके बाद इसके ख़िलाफ़ ये साजिशें अंदर से होंगी। जिनसे लड़ना था वो तनहा लड़ा, अल्लाह उनको अजर अजीम दे, वो तनहा लड़ा। और आज हम हैं कि इसको बिगाड़ने की ठान रखी है हमने। इंशाअल्लाह ये मुल्क नहीं बिगड़ेगा, ये इस्लाम के नाम पे बना था, ये कायम रहेगा। थैंक यू सो वेरी मच। नाजरीन, ये वो दर्द है
ये वो आंसू है जो हर मुहिब वतन पाकिस्तानी के अंदर की आवाज़ है, जो उसके दिल से निकलता है, जो उसके दिल की आवाज़ है। दुआ है कि हमारे सियासतदानों को भी खुदा ये शऊर दे, इस वतन की मोहब्बत की थोड़ी सी तौफीक दे, तो शायद वो अपना इलाज भी पाकिस्तान में करें। शायद कि उनके पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी अवाम के साथ जो रिश्ते हैं वो शऊर पे, वो मोहब्बत पे मबनी हो, वो दौलत और शोहरत पे मबनी ना हो। हमारी तरफ से यही कुछ, हमें इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।